26 अगस्त 2022। 23 जुलाई 2022 को जस्टिस एन.वी. रमना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने और 26 अगस्त 2023 को रिटायर हो गए। अपने आने के पहले 3 महीनों में तो उन्होंने ताबड़तोड़ कुछ एक फैसले किए, थोड़ा सा अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक को छुआ, लेकिन इसके बाद का कार्यकाल देखें तो बाकी के अपने पूरे कार्यकाल में रमना साहब ने कुछ नहीं किया सिवाय गाल बजाने के। गाल बजाना आम बोलचाल की भाषा में बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी ऐसी बातों को करने को कहते हैं कि जो कभी पूरी नहीं होती। लगभग 16 महीने के कार्यकाल में रमना साहब ने 29 लेक्चर दिए, हिंदी में बोले तो व्याख्यान। मगर बात करें उन 53 मामलों की जिन पर अगर फैसला आए तो देश बदल सकता था और जो मोदी के आने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में न्याय की बाट जोह रहे हैं, तो रमना सर ने उनको टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। मसलन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हनन 1115 दिनों से पेंडिंग पड़ा रहा और जाने कब तक पेंडिंग पड़ा रहेगा। या फिर राजनीतिक चंदे को बढ़ावा देने के लिए चुनावी बांड को चुनौती का केस जो 1816 दिन से पेंडिंग पड़ा है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है, वो भी 159 दिनों से पेंडिंग पड़ा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला 1323 दिनों से पेंडिंग पड़ा है। यूएपीए को भी चुनौती दी गई है क्योंकि ये असहमत को दबाने का औजार बन चुका है, तो ये भी मामला 1105 दिनों से पेंडिंग पड़ा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की चुनौती भी 987 दिनों से पेंडिंग पड़ी है। रमना साहब ने इनमें से एक भी मामला नहीं छुआ और यह सब तब हुआ जब पूरे 16 महीने तक जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर रहे। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब वो जब भी चाहते इन मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दे सकते थे, जब चाहे इन मामलों की सुनवाई के लिए जजों की बेंच अपॉइंट कर सकते थे। मगर रमना साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो 5 जजों की इकलौती संविधान बेंच गठित की, जरा सुनिए वो बेंच किसके लिए थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बेंच में सुना गया मुकदमा किसका था। जी हां, उसी का जो इन दिनों पर्दे के पीछे से देश चला रहा है, जिसने पिछले दिनों धोखे से एनडीटीवी खरीदने की कवायद शुरू कर दी। सितंबर 2021 में इन्होंने संविधान पीठ इसलिए बनाई ताकि वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर लिमिटेड के बीच फैसला कर सकें। हालांकि 22 अगस्त 2022 को भी उन्होंने अचानक एक संविधान पीठ बना दी और वो भी उस मामले में जो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल लेने का विवाद था। हालांकि इसकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है और ना ही रमना साहब के कार्यकाल में शुरू होगी। इतना ही नहीं, रमना साहब ने 16 महीने में भले ही अपने लेक्चरों में अच्छी अच्छी बातें कही हों, वो अदालत को भी सही करने में नाकामयाब रहे। कोर्ट को सुधारने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मामले मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करने के लिए भारत को एक पारदर्शी प्रणाली चाहिए, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के कोई मानदंड तय किए और ना ही उन्होंने इस पर कोई काम किया कि जजों को कैसे चुना जाना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि जनता के लिए सबसे जरूरी मामलों में रमना साहब का रिएक्शन क्या रहा। ये तो लगभग सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि केंद्र में जो मोदी और शाह हैं वो किस कदर क्रिमिनल माइंड के हैं। इस जोड़ी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर हमारे कश्मीर को कूड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनकी इसी हरकत के बाद से चीन भी सीमा पर उधिराया हुआ टहल रहा है, तो आतंकियों ने अब लोगों को चुन चुन करके मारना शुरू किया है। इस पर याचिका, जैसा कि पहले बताया कि 1115 दिनों से रमना साहब के यहां धूल फांकती रही। याचिकाकर्ताओं ने कहा भी कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में अपग्रेड करना असंवैधानिक है और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमत के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता था, जिसे भंग कर दिया गया था। 16 अगस्त 2019 को यह मुकदमा मनोहर लाल शर्मा ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया था। इसकी आखिरी सुनवाई 30 महीने पहले 2 मार्च 2020 को खुद सीजेआई रमना, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने की थी। इस मामले में अभी तक कुल 11 सुनवाई हुई है। 14 मई 2022 को जब रमना साहब श्रीनगर गए तो वहां इन्होंने बड़ा जोशीला भाषण दिया कि कानून के शासन और मानवाधिकारों की रक्षा में औपचारिक जस्टिस सिस्टम अक्षम है।
लेकिन इससे ठीक 20 दिन पहले 25 अप्रैल 2022 को जब उनसे इस मामले को लिस्ट करने की गुजारिश की गई तो वो ये कहकर चुप हो गए कि मुझे देखने दो, लेट मी सी। आपको बता दें कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 2.5 साल से इन मामलों में सुनवाई नहीं हुई है, जबकि खुद रमना साहब इसकी सुनवाई के लिए बनी संविधान बेंच को हेड कर रहे थे। 2 मार्च 2020 को जब याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने की गुजारिश की और सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए जल्दी तारीख मांगी, तो रमना साहब की बेंच बोलती है कि इसकी सुनवाई सबरीमाला की तरह की जाएगी। तब उन्होंने इसे 7 जजों की बेंच के पास भेज तो दिया, लेकिन इसकी सुनवाई फिर कभी हुई ही नहीं। अप्रैल 2022 में जब फिर सुनवाई की गुजारिश हुई तो जैसा कि पहले बताया ये कि वो बोले कि देखेंगे, छुट्टी के बाद देखेंगे, मगर अब तो रमना साहब खुद अदालत से हमेशा के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं और अब चलते हैं चुनावी बांड की ओर, जिसका सबसे ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके लग्गू भग्गू उठा रहे हैं। देश भर में भाजपा के 5 स्टार दफ्तर बनवा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के इस मामले में सुनवाई की पहली तारीख पड़ी 5 अप्रैल 2019 को और आखिरी तारीख थी 29 मार्च 2020। इसकी बेंच में थे पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम। जस्टिस रमना से इस मामले को लिस्ट करने की गुजारिश इसी साल 25 अप्रैल 2022 को की गई। तब उन्होंने कहा कि इसे ले लेंगे। 5 अप्रैल 2022 को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई रमना की बेंच से मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट करने की गुजारिश की। उन्होंने पश्चिम बंगाल का एक एग्जाम्पल दिया जहां कोलकाता की एक कंपनी ने चुनावी बॉन्ड से 40 करोड़ रुपए का भुगतान किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये पैसा देने से उस पर आबकारी विभाग का छापा नहीं पड़ेगा। रमना ने इस मामले में देरी की वजह महामारी को बताया और बोला कि वो उसे उठाएंगे। याचिका फाइल करने वाले जगदीप छोकर का इस मामले में कहना है कि उन्होंने मामले को कम से कम 5 से 6 बार लिस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब तब तक अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ये याचिका इस ऐसे मुद्दों को उठाती है जिनका देश की चुनावी प्रक्रिया पर जबरदस्त असर पड़ता है। सब कुछ सुनकर कुछ भी न सुनने वाले रमना साहब ने 30 जून 2021 को कहा था कि नागरिक जरूरत पड़ने पर कानून के शासन को मजबूत कर सकते हैं, मगर मोदी और शाह चुनावी बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और रमना साहब लेक्चर देते रहे। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से यूएपीए पर सजल अवस्थी ने मुकदमा किया था, जिसकी पहली सुनवाई 9 सितंबर 2019 को हुई थी। इस मामले में 35 महीने पहले सिर्फ एक ही सुनवाई हुई और पिछले 1105 दिनों से इस मामले में एक भी सुनवाई नहीं हुई। अमेरिका में 26 जून 2022 को रमना साहब ने लेक्चर दिया था कि हम सभी के लिए, दुनिया के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करना आवश्यक है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये याचिका उनके घर में, उनके दफ्तर में धूल फांकती रही, जिसमें याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई थी कि साहब, यूएपीए जो है उसके प्रावधान बिल्कुल अस्पष्ट हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और स्टेट को उसके मन मुताबिक कानून को तोड़ने, मरोड़ने और कचरे में फेंक देने की ताकत देते हैं। इसके प्रावधान लोकतंत्र के लिए बेहद घातक हैं, लेकिन रमना साहब ने नहीं सुना। नवंबर 2021 में ऐसी ही एक याचिका खुद रमना साहब के सामने आई, जिसमें उन्होंने नोटिस तो जारी किया, लेकिन फिर उस मामले में कभी भी सुनवाई नहीं की। बल्कि 15 जून 2021 को एक जमानत के आदेश में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य अपराध चाहे कितने भी गंभीर हों, यूएपीए के तहत कवर नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कोई मिसाल नहीं है और न माना जाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के मामले में पूर्व सीजेआई बोबडे की बेंच ने पहली सुनवाई 12 मार्च 2019 को की थी और इस मामले में आखिरी सुनवाई 24 महीने पहले 5 अगस्त 2020 को हुई थी। 1323 दिनों से चल रहे इस मामले में अब तक कुल 6 सुनवाइयां हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसमें कहा था कि दलित, आदिवासी या पिछड़ी जाति की स्थिति और बाकी सामाजिक कारकों पर अगर विचार किए बिना केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए तो वो असंवैधानिक है। 5 दिनों की बहस के बाद 5 अगस्त 2020 को तब के सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 5 जजों की एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया और उसके बाद से कोई सुनवाई ही नहीं हुई। रमना साहब के कार्यकाल में 5 जजों की संविधान पीठ गठित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, मगर रमना साहब लेक्चर जरूर देते रहे।
10 मार्च 2022 को दिल्ली में उन्होंने लेक्चर दिया कि वो कानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण का पुरजोर प्रस्ताव करते हैं। अब चलते हैं सीएए की ओर, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 18 दिसंबर 2019 को बोबडे साहब के बेंच ने की थी। मोदी और अमित शाह का बनाया सीएए भेदभावपूर्ण है क्योंकि ये धर्म पर है, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है और इसीलिए ये असंवैधानिक है। 31 महीने पहले इस पर आखिरी सुनवाई 22 जनवरी 2020 को हुई थी। 987 दिनों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह से दोयम दर्जे की धूल खा रहा है जिस तरह से मोदी और शाह ने देश के मुसलमानों को दोयम दर्जे के बनाने की गंदी बेहया साजिश रची है। रमना साहब ने इसे छुआ तक नहीं बल्कि देखा ही नहीं। अलबत्ता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 9 दिसंबर 2021 को दिए अपने एक लेक्चर में उन्होंने ये जरूर कहा कि शिक्षित युवा सामाजिक वास्तविकता से अलग नहीं रह सकते। आपकी एक विशेष जानकारी है, आपको नेता के रूप में उभरना चाहिए। आखिरकार राजनीतिक चेतना और सुविचारित बहसें देश को हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित गौरवशाली भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। एक संवेदनशील युवा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। रमना साहब रिटायरमेंट के बाद शायद बताना चाहें कि दोयम दर्जे के नागरिक आखिर किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। सीए कानून को चुनौती देने वालों में से एक यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की संस्थापक बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने पूछती हैं कि नागरिकों को और कैसे स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। लाहिड़ी कहती हैं कि सीजेआई रमना को न केवल अपने भाषणों में बल्कि अपने क्षेत्र में भी निर्णय के जरिए अपना प्रगतिशील पक्ष दिखाना चाहिए था। इतना ही नहीं, रमना साहब के कार्यकाल में जनहित के भी ढेरों मामले रहे जिनको उन्होंने छूना तक नहीं सही समझा। उन्होंने पेगासस मामले को लिस्ट नहीं किया जिसमें मोदी और शाह पर लोगों की अवैध और गैर कानूनी जासूसी कराने का आरोप है। 2 अगस्त को एक वकील ने रमना की पीठ से 15 मार्च 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन के फैसले खिलाफ सुनवाई के लिए अनुरोध किया तो रमना साहब ने कोई तारीख ही नहीं दी। इस मामले में 26 अप्रैल को उन्होंने कहा कि 2 दिन रुको, फिर 13 जुलाई को उन्होंने कहा कि हफ्ते भर तक रुको। रमना साहब अब रिटायर हो चुके हैं। शुरू में उन्होंने अपनी बातों से जिस तरीके की भौकाल बनाई थी वो भौकाल साल भर वो बनाते ही रहे, लेकिन जब बात कानून और न्याय के शासन की आई तो रमना साहब ने पिछले जजों की तरह ही पतली गली पकड़ने में शायद अपनी भलाई समझी, मगर इस पतली गली ने न्याय की अवधारणा को ही संकरा किया जिससे अब शायद ही किसी आम आदमी को न्याय की आशा हो।